गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10th CBSE के लिए सोशल साइंस की क्लास है। स्टूडेंट्स, अभी पिछली 2 क्लासेज में आपने जो है सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में पढ़ा। उसमें बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल के थ्रू अपने सत्ता की साझेदारी को समझने का प्रयास किया और सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है इसको भी आपने पढ़ा। आज हम लोग सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिविक्स में जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, एक सत्ता की साझेदारी और दूसरा संघवाद। तो आज सत्ता की साझेदारी खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे में हम अगली जो वीडियो बनेगी वो संघवाद पर होगी, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको आप टाइम टू टाइम करते रहिए, वीडियोस देखिए, उसको रिमाइंड करके देखिए और इसके बाद उसको बुक से टैली करा करके नोट्स वगैरह बनाते रहिए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। सत्ता की साझेदारी के जो विभिन्न रूप हैं उसमें पहला शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने देश के संदर्भ में इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये शासन के 3 अंग हैं। विधायिका संसद है जो कानून निर्माण का कार्य करती है। कार्यपालिका जो सरकार जिसकी होती है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण, और राष्ट्रपति भी कार्यपालिका में शामिल है। ये सारे लोग मिलकर के बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और न्यायपालिका जो है वो संविधान की उचित व्याख्या करना और अपराधी के लिए दंड का निर्धारण करना और न्याय से संबंधित कार्यों को संपादित करता है। अब शासन को हल्का करने के लिए, एक ही के ऊपर भार न हो, उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए इसको क्षैतिज रूप से जो है इस तरह से बंटवारा कर दिया गया है। तो ये सत्ता की साझेदारी का पहला रूप हुआ। दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 स्तरों की सरकारें हैं। एक केंद्र सरकार है और विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारें, और इसके अलावा स्थानीय निकाय है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक समूह भी जो है सत्ता के साझेदारी में भाग लेते हैं। सत्ता में उनका रोल होता है। उनको बिना शामिल किए जो है लोकतंत्र की परिभाषा को हम पूर्ण नहीं कर सकते। और चौथा है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि एक दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो विभिन्न दलों को मिला करके एक संगठन बनता है और वो सरकार में आने का प्रयास करता है, और जिस संगठन की सरकार आती है वो जो है शासन कार्य चलाती है। तो ये भी सत्ता की साझेदारी में विभिन्न दल एक साथ मिलकर के जब सरकार चलाते हैं तो उनके बीच भी सत्ता बंटती है। इसके अलावा कुछ दबाव समूह भी जो है सत्ता में परोक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो आज हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर
डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपको बताना जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। वो है आपका भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। मैंने पिछले कई वर्षों में देखा इसको, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी न किसी तरह से पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको देंगे। आप नोट्स बनाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखेंगे। अब आइए इनको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। सत्ता की साझेदारी का पहला रूप है शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसमें जिसे इसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों एक ही स्तर पे रह करके काम करती हैं और चेक एंड बैलेंस की नीति पर कार्य करती हैं। वो एक दूसरे को चेक करती हैं और आपस में बैलेंस बना के रखती हैं। तो ये क्षैतिज वितरण है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा होता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया ये सत्ता का क्षैतिज बंटवारा है क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रह करके कार्य करते हैं। आप देखिए एक ही स्तर पर रह के कार्य कर रहे हैं और एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तो उसके आधार पर इसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। न्यायपालिका आप जिसे समझ लीजिए कि संसद जो है वो न्यायपालिका की नियुक्ति। हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है पर यह संसद के अधीन रह करके कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था भी कहते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। मैंने अभी आपको बताया कि भारत में 3 स्तर की सरकारें एक ही नागरिक पर काम करती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय। अब देखिए, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार है और फिर प्रांतों या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें हैं। पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, जो ये है। इसके बाद प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारें
हो सकती हैं, जो अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग देशों में उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम उन्हें राज्य सरकार कहते हैं, देखिए ये। और कई देशों में प्रांत या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब सत्ता के इस बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सत्ता के देखिए ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय। और अब तीसरा पॉइंट आप देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। अब इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आपने बेल्जियम का देखा, बेल्जियम का उदाहरण इसके लिए सबसे परफेक्ट होगा, क्योंकि भाषा के आधार पर धार्मिक समूहों के बीच किसी तरह का टकराव न हो, इसको देखते हुए सत्ता को बांट दिया जाता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था को एक अच्छा उदाहरण पूरे विश्व के लिए प्रस्तुत किया। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और शासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित, पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। कुछ क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और कुछ सीटें जो है विधानसभा या लोकसभा की सीटें जो है वो जो है आरक्षित वर्गों के लिए सुरक्षित कर दी गई हैं। सत्ता का बंटवारा का यही रूप उसमें अप्लाई होता है। और अब आखिरी पॉइंट आप देखिए, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। मैंने बताया आपको कि पिछले कई वर्षों में आपने देखा है कि जो है एक संगठन जो है वो सरकार चलाने का काम कर रहा है, यानी कई दलों को मिला करके एक संगठन बनना है जो वो जो है सरकार चला रहा है। तो ये भी सत्ता का बंटवारे का एक रूप है। सत्ता के बंटवारे का और दबाव समूह वो भी सत्ता में किसी न किसी तरह से भाग लेते हैं। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। अगर चुनाव की बात न होगी तब जो है मामला अनियंत्रित हो जाएगा। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों को की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न होकर, बल्कि जो है, चूँकि लोकतंत्र की ये पुकार है कि अधिक से अधिक लोगों को जो है सत्ता का सुख मिले, तो सत्ता की भागीदारी, जितने अधिक लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलेगी, लोकतंत्र उतने बढ़िया से जो है प्रूफ होगा कि नहीं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सफल है। अब आइए एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने जिक्र किया शुरुआती दौर में ही, उसको आप देख लीजिए। ये प्रश्न है, मैंने देखा था पिछले कुछ वर्षों में कई बार आया है। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। कल मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया था, लेकिन वो एक केवल युक्तिपरक और नैतिक कारण आपसे पूछा था। ये भारत के संदर्भ में है, तो आप इसको देखिए। भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। अब इसके लिए युक्तिपरक क्यों ये युक्तिपरक है, इसको आप देखिए। भारत एक घनी आबादी वाला देश है, जैसा कि आप जानते हैं कि 130 करोड़ आबादी वाला देश हमारा है। पूरे भारत के लिए एक ही सरकार
के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े के देश के लोगों के हितों का ध्यान रखकर शासन कर सकें। ये तो हो गया आपका युक्तिपरक, यानी एक तरह से समझ लीजिए जुगाड़। ये जुगाड़ लगाया गया। ये नैतिक कारक है जो लिखित होता है, जो सैद्धांतिक होता है। उसको आप देखिए, जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में हो। ये लोकतंत्र की पुकार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया। ये नैतिक कारण है। ये वीडियो आप देखिए और जो क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, सत्ता की साझेदारी। अब आपके बुक के पीछे इस टॉपिक के बाद, सत्ता की साझेदारी के बाद आप देखेंगे तो प्रश्नावली वाले प्रश्न हैं। उन सारे क्वेश्चंस को जो है आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए होंगे, जिनको आपने किया होगा एक बार, उसको दोबारा मत करिएगा। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और बुक साथ में रख करके पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो मेरी पूरी गारंटी है कि सारी चीज़ें आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी। दोबारा आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। होमवर्क जरूर करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।